चलते हैं एपिसोड की तरफ। सोफे पे बैठे बैठे वो सोचों में काफी गुम हो चुकी थी। उसकी बंद आंखों से आंसू बेख्तियार निकल रहे थे। अचानक लॉन से आते हुए हवा के तेज झोंके लगने से खिड़की जोर से खुली। उसकी वजह से उसकी सोचों का तसलसल टूटा। वो उसकी आंखें बेसाख्ता खुल गई। खुद को शाल में लिए वो उठी और जाकर खिड़की के पास बैठ गई। एक बार फिर वो माजी की यादों में खो गई थी। उस दिन वो सुबह की 2 क्लासेस लेकर घर वापस आ गई। टेंशन की वजह से उसका दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। ये किसकी गाड़ी है? गाड़ी पर नजर डालते हुए उसने सोचा। हैंडबैग सोफे पर रखकर सीधा मम्मा के पास आई। अस्सलाम वालेकुम कहा। मम्मा काफी खुश नजर आ रही थी। अनाबिया, वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ तुम आज जल्दी आ गई। मम्मा की बात वो कुछ समझ नहीं पाई। क्यों? अरे बेटा, हसन आया है। अब जाओ जल्दी मिलो। अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो मंगनी पे भी नहीं आ सका था। अब पहली बार हमसे मिलने आया है। तुम बस जल्दी से तैयार होकर आओ। मामा की बात सुनकर उसका मूड एकदम ही ऑफ हो गया था। मुझे नहीं मिलना किसी से भी, उसने खफगी से कहा था। ये क्या बचपना है अनाबिया, अब जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। मम्मा ने उसे कुछ डांटने वाले अंदाज में कहा और ट्रॉली लेकर डाइनिंग रूम में चली गई। डाइनिंग रूम में का दरवाजा खुला हुआ था। अनाबिया आहिस्ता आहिस्ता चलकर ड्राइंग रूम के करीब आई और दरवाजे के पास खड़ी होकर मम्मा, बाबा और हसन की बातें सुनने लगी। बेटा, आजकल की पोस्टिंग कहाँ पे है? बाबा का मूड काफी खुशगवार था। अंकल, फिलहाल तो बदीन में ही है। अब शादी के बाद ट्रांसफर करा लूंगा। हसन की बात करने का अंदाज काफी धीमा और मोदिबाना था। तो वहां पर आपको कोई मुश्किल तो नहीं होती? नहीं अंकल, मुश्किल तो सच है कोई नहीं। जमीनें भी वही है तो जॉब के साथ साथ जमीनों की भी देखभाल हो जाती है। अलबत्ता फैमिली को बहुत मिस करता हूँ। बाकी सब ठीक है। उसकी बातें सुनकर बाबा काफी खुश हो रहे थे। माशाल्लाह, आप बहुत मेहनती हो बेटा। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे दामाद की सूरत में इतना काबिल बेटा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल कि आपने मुझे इस लायक समझा। अना अनाबिया को उसकी बातों से बहुत चिढ़ हो रही थी। हसन, आपकी ड्यूटी तो काफी टफ होती होगी नहीं? मामा ने चाय और दूसरे लवाजमात हसन को सर्व करते हुए उससे पूछा था। जी आंटी, सख्त तो बहुत है। नई नई पोस्टिंग है तो छुट्टियां मिलना थोड़ा मुश्किल है। शादी के लिए भी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली है। उसके बाद वापस बदीन। चाय का सिप लेते हुए उसने मम्मा को बताया था। ओह अच्छा। मम्मा को उस पर कुछ तरस सा आया था। हसन ने गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली। हाँ तो सही है ना, अब शादी के बाद आपको अकेले नहीं जाना पड़ेगा, आपकी फैमिली साथ होगी। बाबा की बात सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा सा गया था। हसन बेटा, हम वो माँ बाप नहीं है जो बेटी की शादी करके उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहे। शादी के बाद अनाबिया आपकी जिम्मेदारी होगी। आप उसे जैसे चाहे रखें, जहाँ रखें, उसके मुतालिक हम आपसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। बाबा की कही बात हसन के लिए बहुत मायने रखती थी। वो उनका हद से मशहूर हो गया था। अंकल, इंशाल्लाह आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बाबा और हसन काफी खुशगवार मूड में बातचीत करते देख अनाबिया का दिल खून खून के आंसू रोने लगा। वो गुस्से से पैर पटकती हुई तेजी से अपने रूम में चली गई थी। वो काफी देर से खिड़कियों के पास आंखें बंद किए बैठी सोचों में गुम थी। उसकी गाल आंसुओं से भीग गए थे। अचानक उसे अपने करीब किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने जैसे ही सामने खड़े हसन को देखा, वो कुछ सहम सी गई। जल्दी से अपने आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ किया। हसन सामने खड़ा उसे बहुत संजीदा नजरों से देख रहा था। अनाबिया उसे देखते ही ऊपर जाने को मुड़ी। उसका बाजू हसन की सख्त गिरफ्त में था। वो उसे दीवार से पिन कर गया था। जहर लगती हो ऐसी मजलूमियत का ड्रामा करते हुए, क्या समझती हो? ऐसे मुझे तरस आएगा तुम पर। उंगली के पूरों से उसके बालों की लट पीछे करते हुए अपने सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था, बल्कि घूर रहा था। अनाबिया ज्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं पाई। भीगी पलकें झुका गई थी। हसन उससे उस दिन की तरह जुबान दराजी की तवक्को कर रहा था, लेकिन वो चुप रही। एक लफ्ज भी नहीं बोली। हसन की गिरफ्त उसके बाजू पर नरम पड़ते ही वो वहां से निकलती चली गई। हसन उसे जाते हुए देख रहा था। यही तो वो चाहता था कि वो उससे डरती रहे। फिर उसको बुरा क्यों लग रहा था?
सामने पड़ी वॉस वो दीवार से मारता अपने बालों में हाथ फेरता, अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को शॉल में लिपटे आकर लॉन में बैठ गई। शाम का वक्त उसे लॉन में बैठना अच्छा लगने लगा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो उनमें लगे पौधों को बिना पल के झपकाए काफी देर से देख रही थी, और देखते ही देखते वो फिर से ख्यालों में कहीं खो गई थी। कुछ देर बाद कॉटन की ऑफ वाइट शलवार कमीज में मलबूस हाथ में मोबाइल लिए उसकी तरफ आ रहा था। अनाबिया ख्यालों में ऐसी खोई थी कि उसे हसन के अपने पास आने का पता ही ना चला। हसन एक कुर्सी को खींचकर उसकी उससे कुछ फासले पर रखकर जैसे ही बैठा तो अनाबिया एकदम चौंक सी गई। हसन के चेहरे पर सख्त संजीदा तासुरात थे। मोबाइल हाथ में लिए वो कोई नंबर डायल कर रहा था। अनाबिया ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। हसन ने नंबर डायल करके मोबाइल अनाबिया की तरफ किया। ये लो, बात करो अंकल आंटी से। हसन का अंदाज सख्त और चुपता हुआ था। एक पल को वो खाली नजरों से हसन को देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फोन कान से लगाते ही उसने सलाम किया था। वालेकुम सलाम बाबा की जान, कैसी हो? बाबा की प्यार भरी आवाज सुनकर उसकी आंखें भीगती चली गई। वो तो जैसे बाबा की मोहब्बत भरी आवाज सुनने को तरस गई थी। आंसू जैसे उसके हलक में अटक गए थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मामा कैसी है? उसने अपने आंसू पीते हुए बहुत मुश्किल से बात की थी। हम बिल्कुल ठीक है, ये लो अपनी माँ से बात करो। बाबा ने फोन मामा को दिया था। हेलो अनाबिया बेटा, कैसी हो? खुश हो ना? मम्मा की आवाज सुनकर उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। हसन बहुत सख्त नजरों से उसे देखते हुए सिगरेट पीने लगा, और फिर नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो देख तो दूसरी तरफ रहा था, पर उसका ध्यान पूरा अनाबिया की तरफ था। जी मामा, मैं ठीक हूँ। हसन ने एक नजर उसे देखा। वो नजरें झुका के बात कर रही थी। वो मम्मा को क्या बताती कि उनकी बेटी किस हाल में है। वो अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, और उन्हें अपनी तकलीफ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा था ना कि हसन बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ रहकर तुम हमें भी भूल जाओगी, और देखो वैसा ही हुआ। ना बेटा, हसन का ख्याल रखा करो। उसने एक नज़र हसन पर डाली जो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। जी मामा, उसने मामा का दिल रखने को कहा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मामा की बात सुनकर उसकी आवाज़ भारी हो गई। अच्छा मामा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। उसने फोन टेबल पर रखा। दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपना रोना जब्त करने की कोशिश करते हुए अंदर भागी। हसन उसकी आंखों के आंसू देखकर एक पल को जैसे नरम पड़ गया था, और उसे इस तरह उठकर जाते देख किसी सोच में पड़ गया था। अनाबिया बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों इतनी मुरझाई हुई और कमजोर सी लग रही हो? हसन तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? हसन के माँ बाप की अचानक इस तरह बिना बताए आमद पे अनाबिया बहुत घबरा सी गई थी। उसके बिखरे हुए बाल और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर फरा उसका मुरझाया हुआ कमजोर चेहरा देखकर फहमीदा बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। उनके इस तरह पूछने पे अनाबिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात पर फहमीदा को यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने शौहर आगा रफीक से मुखातिब हुई। माफ कीजिएगा आगा साहब, मुझे आपके बेटे की ये बात बहुत बुरी लग रही है। नई नवेली दुल्हन को हनीमून पे ले जाने के बजाय यहाँ इस जंगल में लाकर रखा हुआ है। आए तो खबर लेती हूँ उसकी। जरूर कुछ बात तो है, पर क्या? आगा रफीक उसकी बात से मुत्तफिक थे। वो तो अनाबिया को देखते ही समझ गए थे कि हसन अनाबिया का ख्याल नहीं रख रहा, बल्कि वो उनकी खोई खोई सी लग रही थी। उन्हें उसकी फिक्र हो गई थी। उसकी मामा इसी इंतजार में बैठी थी कि हसन घर आए और वो उसकी खबर ले। आगा रफीक बहुत ही ठंडे और तहमुल मिजाज के इंसान थे। बेगम साहिबा, जो आपका दिल करे आप वो करें, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अपनी बीवी का गुस्सा कम करने के लिए उन्हें अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी थी, ताकि उनका गुस्सा उन पर ना निकले। अनाबिया बेटा, जाओ कोई अच्छे से कपड़े पहन के आओ। ये क्या इतने डल कलर्स पहन के बैठी हो? और ये तुमने बालों का क्या हाल कर दिया है? इस वक्त जो फहमीदा का मूड
था उससे ना सिर्फ रफीक साहब डर गए थे बल्कि अनाबिया की हालत भी खराब हो रही थी। और अब जो उन्होंने अनाबिया की हुलिया और बिखरे बालों को देख के उसे टोका तो अनाबिया एकदम से खड़ी हो गई। जी आंटी। वो जल्दी से उठकर रूम में गई और बड़ा सा सांस लिया। कुछ देर बाद खुद को रिलैक्स करते हुए तैयार होने लगी और फिर अच्छे से कपड़े पहने, लाइट मेकअप भी किया। हसन ने जिस बेदर्दी से उसके बालों को नोचा था तब से उसके बालों की जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ब्रश करने से ही उसके सर में दर्द होने लगता था। वो तैयार होके जैसे ही रूम से बाहर निकली उसी वक्त मेन डोर से अंदर आता हसन एकदम से रुक गया। हसन ने भी उसे देख लिया। नजरअंदाज करके वो जैसे ही लॉन्च में आया तो सामने बैठे चेहरे देखकर उसका रंग उड़ सा गया। उसके तो कदम ही जैसे जम गए थे। माँ बाप को देखकर उसके माथे पे पसीना आया। मम्मी डैडी आप। फहमीदा गुस्से से खड़ी होके हसन पे जैसे बरस पड़ी। हाँ हम। हसन मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। क्या हाल कर दिया है तुमने अनाबिया का। फहमीदा ने अनाबिया की तरफ इशारा करते हुए हसन से कहा। वो बौखला सा गया। अनाबिया उससे भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। क्यों, क्या हुआ। अपनी माँ के बात सुन के हसन के पैरों के नीचे से एक पल को जैसे जमीन ही निकल गई थी। अनाबिया जहां थी वहीं रुखड़ी रह गई। वो तो जैसे हिल ही ना पा रही थी। हसन के क्या हुआ कहने पर उन्हें और गुस्सा आया और वो अनाबिया के पास जाके खड़ी हो गई। फिर हसन को देखकर सख्त अंदाज में कहने लगी, क्या हुआ, देखो जरा अनाबिया को। फूल जैसी बच्ची की क्या हालत हो गई है, कितनी कमजोर और दुबली पतली लग रही है। ऐसा लगता है कि खाना भी ठीक से नहीं खाती। हसन हसन का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। वो आगे बढ़कर अपने बाप से गले मिला और फिर सामने सोफे पर टांग रखकर संजीदगी से बैठ गया। फहमीदा बहुत खफगी से हसन को देखते हुए अपने शौहर के बराबर में आकर बैठ गई। अनाबिया अभी तक स्टैच्यू बनी वहीं खड़ी थी। अरे बेटा वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो। उसे इस तरह खड़े देखकर फहमीदा ने उसे टोका। उनकी बात पे अनाबिया ने बेसाख्ता हसन को देखा। हसन एक हाथ सोफे पर रखे, दूसरे हाथ की कोहनी सोफे पर टिकाए, हाथ की पुश्त से अपने मुंह पर रखे बेहद संजीदगी से बैठा हुआ था। अनाबिया खामोशी से आके फहमीदा के बराबर में रखे सोफे पर जैसे ही बैठने लगी तो फहमीदा ने उसे टोका। हसन के पास बैठो बेटा। अंदर उस, इधर उससे इतना दूर क्यों बैठ रही हो। जी। फहमीदा की बात सुनकर अनाबिया ने चौंक के हसन को देखा। हसन ने अपनी नजरें झुका ली और अपने दांत गुस्से से भींचे थे। अनाबिया डरते डरते हुए आके हसन के पास बैठ गई। कौन कहेगा कि तुम दोनों की शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हसन, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस नौकरी की, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये दिन अपनी दुल्हन को खुश रखने के हैं। उसके साथ जिंदगी गुजारने के बजाय तुम नौकरी करते फिर रही हो। कितनी प्यारी बच्ची, देखो तो कैसे मुरझा सी गई है। कम अज कम तुमसे तो मुझे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। फहमीदा खफकी खफकी हसन पर बढ़ती जा रही थी। वो माँ की डांट खामोशी से सुन रहा था। उन्हें क्या पता था कि उनके इकलौते बेटे की जिंदगी में उन्होंने जिस लड़की को शामिल किया उसने किस बेदर्दी से उसके ख्वाबों, ख्वाहिशों और अरमानों का गला घोटा था। क्या पता था उन्हें कि उस लड़की की तो सिर्फ सूरत मुरझाई है पर उसकी तो रूह मुरझा गई थी, उसका दिल टूट गया था। उसकी जिंदगी में इस लड़की ने जैसे तूफान बर्पा कर दिया था। जैसे उसकी माँ मासूम कह रही थी, नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, हसन तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं तो खुद ही लापरवाह हूँ। आप फिक्र ना करें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जहर लग रही थी उसे अनाबिया की बातें। उसका दिल कर रहा था कि वो उसका गला दबाकर उसे यही जमीन में गाड़ दे। वो गुस्सेली नजरों से उसे देख रहा था। अनाबिया ने नजरें चुरा ली। कुछ लम्हों के बाद वो खड़ी हो गई। उसे यूं उठते देखकर फहमीदा ने उससे पूछा था, बैठो बेटा, कहाँ जा रही हो। जी वो मैं जरा लंच बनवाऊं। अरे बेटा तुम बैठो, हमारे पास मुलाजिम है ना, वो बना लेंगे। जी आंटी बनाएंगे तो वही, मैं बस जरा देख कर आती हूँ। लंच बनवाने का तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो वो हसन के बराबर बैठी बहुत घबरा रही थी। उसके देखने का अंदाजा नाबिया को डरा रहा था। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो किचन में चली गई। उसके जाने के बाद फहमीदा फिर से अपने बेटे से मुखातिब हुई, हसन तुम अनाबिया पर कोई सख्ती तो नहीं कर रही।
अपनी माँ की बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या बताता उन्हें कि सख्ती तो मामूली चीज है, वो तो उसे जान से मार देना चाहता था। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, नई नवेली दुल्हन को इस तरह अकेले रखे हुए हो। उसके भी कुछ ख्वाब अरमान होंगे। माँ की बात सुनकर वो अस्ताजिया सा हंसा। ख्वाब अरमान, क्या बताता अपनी माँ को कि जिस लड़की के लिए वो हमदर्दी कर रही है, उसने तो शादी की पहली रात ही तलाक का मुतालबा किया, उसके साथ अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारने का नहीं। आगा रफीक और फहमीदा डाइनिंग रूम में लंच करने के लिए आए। अनाबिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। जैसे हसन साहब ने डाइनिंग रूम में आया तो उसकी नजरें अनाबिया जैसे ही हसन डाइनिंग रूम में आया तो उसकी नजरें अनाबिया पर पड़ी। उसने बहुत गुस्से और बरहमी से अनाबिया को देखा, जैसे वो अभी उसे खा जाएगा। अनाबिया उसकी नजरों से डरते जल्दी से किचन में चली गई। वो खामोशी से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अनाबिया चाइनीज राइस का ट्रे हाथ में लेकर आई। छोड़ो बेटा, मुलाजिम कर लेंगे। तुम यहाँ हसन के बराबर में बैठकर खाना खाओ। अनाबिया को मुसलसल काम में मसरूफ देखकर फहमीदा ने झुंझलाकर उससे कहा था। फहमीदा की बात सुनकर अनाबिया ने बेसाख्ता हसन को देखा। हसन ने एकदम पानी का गिलास मुंह से लगाया। फहमीदा और रफीक दोनों अनाबिया को ही देख रहे थे ताकि वो बैठे और तो वो सब खाना शुरू कर सके। अनाबिया हसन को देखे बगैर खामोशी से बैठ गई। हसन काफी ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। रफीक अपने बेटे को काफी देर से नोट कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो अपने बेटे के साथ बैठे हों और किसी अच्छी मौजू पर बात ना हुई हो। वो जो भी बात करते हसन उसका सिर्फ हाँ या ना में मुख्तसर सा जवाब देता और फिर खामोश हो जाता। अरे बेटा, अब खाना शुरू करो। इस तरह अपने ही घर में तुम दोनों मेहमानों की तरह क्यों बैठे हो? अनाबिया कुछ शर्मिंदा सी हुई। हसन के प्लेट में राइस डालो, उसे चाइनीज राइस बहुत पसंद है। फहमीदा के कहने पर उसने ट्रे उठाया और थोड़े से राइस डाले। उसके हाथ के इशारे से उसे ज्यादा राइस डालने से रोका। अनाबिया ने अपनी प्लेट में भी थोड़े से राइस डाले। हसन, तुम अनाबिया को हनीमून पर कब और कहाँ ले जा रहे हो? माँ की बात अचानक ऐसी माँ माँ की अचानक ऐसी बात सुनकर हसन के हलक में चावल फंस गए। उसने एकदम पानी का गिलास मुंह को लगाया। अनाबिया की नजरों के साथ साथ गर्दन भी झुक गई थी। खानदान वाले सब शिकायतें करते फिर रहे हैं कि हसन हमारी दावतें कबूल नहीं कर रहा। माँ, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है। उसने माँ को जवाब देने के लिए बस यही बहाना सूझा था। ये क्या बात हुई? तो क्या इस नौकरी के चक्कर में तुम दुनिया से कट जाओगे? तुम अपने या ये एक्सक्यूजेस अपने पास ही रखो और एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस कराची आओ। अपने बेटे की बात पर वो चिढ़ गई थी। उन्होंने हसन को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा था। अनाबिया खाना खाने के बजाय सिर्फ चम्मच प्लेट में इधर उधर चला रही थी। फहमीदा ने उसकी ये हरकत काफी देर नोट की थी। अनाबिया, ये क्या खाने से खेल रही हो? ठीक से खाना खाओ बेटा, अभी एक नवाला तक नहीं खाया तुमने। फहमीदा की बात सुनकर वो कुछ चौंक सी गई। हसन ने उस पर एक सिरसरी सी निगाह डाली। अनाबिया ने चम्मच प्लेट में रख दिया और उठकर आहिस्ता से आवाज में कहने लगी, आंटी, मैंने खाना खा लिया है, मेरे सर में दर्द है, आप इजाजत दे तो मैं रूम में जाऊं। वो खाना खाते हुए एक पल को रुका। अनाबिया के चेहरे पर कुछ दर्द वाले तासुरात थे। फहमीदा उसके लिए और फिक्रमंद होने लगी। जाओ बेटा, आराम करो, सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। मुझे अनाबिया ठीक नहीं लग रही आगा साहब। वो अपने रूम में चली गई। आगा रफीक ने गर्दन हिलाई। वो अपनी बीवी की बात से मुत्तफिक थे। हसन चुप बैठा खाना खा रहा था। उसे जैसे इस कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। खाने के बाद भी वो यूं ही बैठा रहा तो उसके पापा ने उसे कहा, हसन उठो, जाओ देखो अनाबिया को, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। उठो, शाबाश। उसने बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट। उसे तो मैंने उसका डोज नहीं दिया, तभी वो ओवर एक्टिंग कर रही है। अपने दांत और मुट्ठियां जोर से भींचते हुए, अपने गुस्से को जब्त करके हुए वो उठ के उसके रूम में चला गया। अपनी माँ बाप के सामने उसे और अनाबिया को एक ही रूम में रहना था। अनाबिया अपने रूम में बेड पर ऊंधी लेटी तकिए से मुंह लगाए हुए थी।
हसन बहुत जोर से दरवाजा खोल के अंदर आया और एकदम ठटक के उठ गई। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? माथे पर बल लिए वो उसे गुस्से से देखकर कह रहा था। अनाबिया की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए थे। अपनी आंसुओं को रोकने ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? माथे पर बल लिए वो उसे गुस्से से देखकर कह रहा था। अनाबिया की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। अपने आंसू रोकने के लिए अपनी पलकें जोर जोर से चिपकाते हुए उसने अपने आंसुओं को बहने से रोका था। उसके सर में शदीद दर्द था और वो इसलिए था कि हसन ने उसके बाल बहुत बेदर्दी से नोचे थे, जो कि वो बांधती नहीं थी। पर आज फहमीदा के टोकने की वजह से उसने अपने खुले बाल बांधे, तो इस वक्त से उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। चलो उठो। वो उसी तरह बैठी रही। उसे इतना शदीद दर्द था कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसने अपनी गर्दन झुका ली, उसे यूं ही खामोश बैठे देखकर हसन को और गुस्सा आया। तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? अनाबिया के आंसू उसकी हलक में फंसने लगे। वो उठ ही नहीं पाई। हसन इश्तिहाल से उसके करीब आया और उसकी कलाई को जोर से पकड़ा। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मैं अपने पहलू में जगा दूं। जाओ नीचे सो जाओ। वो एक तकिया कारपेट से उछाल कर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अनाबिया के साथ एक कमरे में रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप पर कुछ भी जाहिर करना नहीं चाहता था। रात के 2 बज गए थे। वो अभी तक बालकनी से रूम में नहीं आया था। अनाबिया को एक अजीब सा गिल्ट महसूस हो रहा था। उसके पेरेंट्स का इतना अच्छा रवैया देखकर एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाँ, हसन ने उसके साथ बहुत बुरा रवैया रखा, लेकिन उसके पेरेंट्स के अच्छे और प्यार भरे अंदाज में अनाबिया हसन का रवैया भी भूल गई थी। कसूर सिर्फ हसन का नहीं था। वो तो इस रिश्ते में पूरी अपनायत और खुलूस से आया था, लेकिन अनाबिया ने अपने माँ बाप और असद का सारा गुस्सा उस पर निकालना चाहा, ये जाने बगैर कि वो शख्स अनापरस्त हो सकता है। एक औरत के हाथों ठुकराए जाना, औरत भी वो जो महरम हो, जिसके तमाम हुकूक आपके नाम हो, किसी भी मर्द की गैरत पर ज़र्बेकारी से कम नहीं होता। काफी देर से वो बालकनी में सिगरेट नोशी कर रहा था, जब उसे अपने पीछे किसी का साया नजर आया। खुद को शॉल में लपेटे हाथों की उंगलियां चरखा रही थी। उसने माथे पर बल लिए उसे एक नजर देखा। रोई रोई सी मुतवरम आंखें, ऐसा लगता था कि वो काफी देर रोती रही हो। अनाबी होंठ एक दूसरे में बेबस, गालों पे मीठे मीठे आंसुओं के निशान। कोई पत्थर भी होता तो इन आंसुओं में पिघल जाता, लेकिन वो हसन था जिसे उसने खुद पत्थर बना दिया था। हसन ने रुख मोड़कर सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा फेंका, रुख उसकी जानिब करके एक कदम आगे बढ़ा। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई। तुम्हें कहा भी था कि मेरे सामने आने की जितनी कम कोशिश करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो खूनख्वार लहजे में बोलता उसके बाजुओं को गिरफ्त में ले गया था। अनाबिया छोटे से गिरल के इतने करीब थी कि अगर हाथ बढ़ाकर अपने पीछे सहारा नहीं देती तो कब की जमीन बोस हो जाती। नीचे देखती वो आंखें मीच गई। दिल तो करता है यहीं से नीचे फेंक दूं, दोबारा कभी नजर ही ना आओ मुझे। वो बिना पलके झपकाए गौर से उसके डरती कांपती होठों को देख रहा था। दोनों आंखें मीचे वो जैसे खुद पर फातिहा पढ़ रही थी। उसे यकीन था कि ये जालिम शख्स यकीनन ऐसा कर गुजरता। इतने दिन उसके साथ रहते उसे इतना अंदाजा हो गया था कि इसका गुस्सा कितना तेज है। वो अब उससे डरी सहमी रहती थी, ज्यादा से ज्यादा उसके सामने भी नहीं आती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स की वजह से दोनों का अच्छे मियाँ बीवी होने का ड्रामा करना था। हसन ने 2 कदम पीछे होते उसको अपनी तरफ खींचा। वो किसी बेजान चीज की तरह उसके सीने से जा लगी। उसके दिल की धड़कन हद से ज्यादा तेज हो गई थी। आप बहुत देर हो गई है, आप आराम करें, मैं यहाँ रुक जाऊंगी, उसने अटकते बोला। उसने बालकनी में रखी बेंच की तरफ इशारा किया। हसन उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए रूम में लाया था।
बालकनी में सो जाओ ताकि बीमार पड़कर फिर मेरे माँ बाप की हमदर्दियां समेटो। सबकी नज़र में तुम मासूम और मैं जालिम बना रहूं, जबकि सिर्फ मैं ही जानता हूं कि तुम कितने मासूम हो। हसन के पेरेंट्स 2 दिन रुके थे। दूसरे दिन उन्हें अनाबिया पहले से बेहतर लगी थी। उनके जाने के बाद अनाबिया ने खुद को किचन में मसरूफ कर दिया था। शाम के वक्त वो अक्सर लॉन्च में बैठकर टीवी पर कोई टॉक शो या न्यूज़ देखा करता था। आज भी टीवी देखने के साथ साथ वो स्मोकिंग भी कर रहा था। अनाबिया से कुछ फासले पर रखे झूले पर बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। कुछ देर बाद मुलाजिम अंदर आया और हसन को गाड़ी की चाबी दी। हसन ने अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकालकर मुलाजिम को दिए, देते हुए कहा, काका, आज आपने खाना तो बहुत लजीज बनाया था। दिल कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। वो अच्छा खाना खाने का शौकीन था। जब भी खाना लजीज बना होता तो वो तारीफ जरूर करता, फिर चाहे वो खाना उसकी माँ ने बनाया होता या मुलाजिमों में से किसी ने। तारीफ के मामले में वो कभी भी कंजूसी नहीं करता था। और आज दोपहर में वाकई खाना बहुत लजीज बना था, इसीलिए वो तारीफ किए बिना ना रह सका। हसन की बात सुनकर अराबिया ने पहले उसे और फिर मुलाजिम को मुस्कुरा के देखा। मुलाजिम ने हसन के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश की थी। सर जी, खाना तो आज वाकई बहुत लजीज बना हुआ था, पर आप हाथ मेरे नहीं अनाबिया बाजी के चूमे, क्योंकि खाना आज बाजी ने बनाया था, मैंने नहीं। अच्छा ठीक है, आप जाएं और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाएं जैसी कल पिलाई थी, बिल्कुल कड़क और दूध पत्ती। काका ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा। अनाबिया फिर से हसन की बात सुनकर अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। हसन ने मुलाजिम को मुस्कुराते देखकर उसे घूरा। अब क्या हुआ काका? सर जी, वो चाय भी बाजी ने ही बनाई थी। मुलाजिम की बात सुनकर हसन और ज्यादा चीप सा गया था। उसने एकदम अपना ध्यान टीवी की तरफ कर लिया। बाजी, आप वैसी ही चाय साहब को फिर से बना कर दे, मुलाजिम ने अनाबिया से मुखातिब होके कहा था। मुलाजिम की बात सुनकर अनाबिया ने हल्की सी गर्दन हिलाई और मैगजीन बंद करके साइड पर रख कर उठने ही लगी थी कि हसन ने मुलाजिम को देखे बगैर कहा, नहीं काका, रहने दे, मेरा मूड नहीं हो रहा। अनाबिया हसन की बात अनसुनी करते हुए किचन में चली गई। हसन एक और सिगरेट निकाल कर पीने लगा। कुछ ही देर बाद अनाबिया चाय का कप ट्रे में रख के लाउंज में आई और हसन और उसके सामने रखी टेबल पर चाय रखकर वो एक नज़र उस पर डाली। हसन ने बहुत संजीदा अंदाज में एक नज़र चाय के कप पर डाली और दूसरी अनाबिया पर। अपना ध्यान टीवी की तरफ कर लिया। अनाबिया अपने रूम में चली गई ताकि वो आराम से चाय पी सके। कुछ देर बाद हसन ने सिगरेट एश ट्रे में मसली और गर्दन मोड़कर ऊपर अनाबिया के रूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर चाय का कप उठाकर अपने होठों से लगाया। ये वाली चाय कल से भी ज्यादा अच्छी बनी हुई थी। हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके होठों को छुआ था। हसन का रवैया अब अनाबिया के साथ अच्छा तो नहीं था, पर बुरा भी नहीं था। वो अब उसे मारता या डराता धमकाता नहीं था। उसकी जरूरत की चीजें लेकर मुलाजिमों को उसे देने के लिए दे देता था। अनाबिया ने शादी से पहले कुकिंग की क्लासेस ली थी। उसे खाना बनाने का शौक था। उसे एशियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हर तरह का खाना बनाना आता था और अब वो खुद को रिलैक्स कर रखने के लिए मुलाजिमों के होते हुए भी खाना अपने हाथ से बनाती थी। हसन भी खाने का काफी शौकीन था, इसीलिए वो रोज नई नई डिशेस उसके लिए बनाती रहती थी, जो कि वो काफी शौक से खाता था। बाकी वक्त वो रोज घर की सेटिंग बदलती रहती थी और शाम के वक्त लॉन में नए नए पौधे लगाना, उनको देखभाल करने, उन्हें पानी देने में गुजार देती थी। आज भी वो लॉन में पानी का पाइप हाथ में पकड़े पौधों को पानी दे रही थी, जब हसन किसी से फोन पर बात करते हुए मेन डोर खोलकर बाहर निकला और पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ जाने लगा। अनाबिया ने उसे देख लिया था, फोन पर बात करते हुए। उसकी नजर अनाबिया पर पड़ी। वो पौधों को पानी देते हुए उसे ही देख रही थी। कितनी कशिश थी उसकी आंखों में। हसन ने यकदम अपनी नजरें उससे हटा ली और सामने खड़े मुलाजिम को देखकर कहने लगा, काका,
गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने जैसे ही मुलाजिम को पुकारा तो वो दौड़ता हुआ उसके करीब आया। जी सर जी। अनाबिया ने पूरा ध्यान हसन की तरफ किया था। काका, मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आप सकीना बी से कहिएगा कि वो रात यहाँ आके रुके, मैं शायद ना आ सकूँ रात। उसने बहुत संजीदगी से मुलाजिम को हिदायत दी थी। उसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है काका, अब मैं बहुत बहादुर बन गई हूँ। वो बज़ाहिर तो मुलाजिम से मुखातिब थी, पर कह हसन को रही थी। हसन ने बेसाख्ता अनाबिया के चेहरे पर बेसाख्ता अनाबिया को देखा। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी। जब मैं एक बहुत ही खतरनाक धाड़ने काटने वाले शेर के साथ रह सकती हूँ तो ये जिन भूत क्या बिगाड़ लेंगे। जिन भूत तो बेचारे ऐसे ही ख्वार हैं बस। उसकी शरारत भरी लहजे में की गई बात पर वो पहले समझ नहीं पाया। वो उसे घूरने लगा। वो तो उसे ही धाड़ने काटने वाला शेर कह रही थी। ये बात समझ आने पर वो एकदम चीप सा गया। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और सनग्लासेस पहन लिए। सकीना बी की तबीयत ठीक नहीं है काका, आप उन्हें मत कहिएगा, मैं अकेली रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाबिया ने यकदम अपनी बात बदलने के लिए संजीदगी से मुलाजिम से कहा, फिर अपना पूरा ध्यान पौधों को पानी देने की तरफ कर लिया। हसन ने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए वो गाड़ी में बैठ गया था। नॉवेल जारी है। आई होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और जल्दी जल्दी से एपिसोड देने की कोशिश करूँ।